साइबर क्राइम क्या है? जो काम पहले ऑफलाइन होता था, यानी कि लूटने का, मारने का, वो सब अब आ गया है ऑनलाइन। इसे ही जो है साइबर क्राइम कहा जाता है। तो इसके टाइप्स कितने हैं? कैसे कैसे ये होता है साइबर क्राइम? देखिए, बहुत ही एक आजकल आप सुन रहे होंगे डिजिटल अरेस्ट। पुलिस कभी भी अरेस्ट या फ़ोन पर कुछ भी अरेस्ट वारंट जारी नहीं करती है, तो वो सब एक जगह बैठ कर ही एक उसमें पुलिस बन जाता है, एक उसमें एडवोकेट बन जाता है या कोई बड़ा अधिकारी बन जाता है। एक और जो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं कि आपको एक इनविटेशन कार्ड आता है, और जैसे ही आप उस फाइल को ओपन करोगे, वो बैकग्राउंड में जो है आपके मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अपने चैनल में। आज हमारे साथ हैं मिस्टर दीपक राउत, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे साइबर क्राइम आखिर है क्या। तो साइबर क्राइम के बारे में अगर बात की जाए, तो जैसे क्राइम जो है वो पहले से ही होता आया है। जैसे जी। पहले जो था, क्राइम करने के तरीके जो थे अलग थे, हाँ। मगर आज के दौर की अगर बात की जाए तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक एज है। इसमें हम ज़्यादातर जो अपने काम है, छोटे से छोटा काम ले लो या बड़े से बड़ा, वो हम सब निर्भर हो गए हैं कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल पर। मोबाइल पर बिल्कुल। छोटे से छोटा काम, जैसे अगर हमें घर के लिए दूध भी मंगाना है तो भी हम ब्लिंकिट या फ्लिपकार्ट का यूज़ करते हैं, और अपने मोबाइल पर हम डिपेंडेंट हो गए हैं। उसमें हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी करनी होती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो जो फ्रॉडस्टर है वो हर चीज़ का एक लूप होल निकाल लेते हैं, और वहाँ से वो हमें साइबर का शिकार करते हैं। मतलब जो काम पहले ऑफलाइन होता था, यानी कि लूटने का, मारने का, वो सब अब आ गया है ऑनलाइन। यानी ऑनलाइन आपसे जो है आपके पैसे आपसे लिए जा सकते हैं, आपको डराया जा सकता है, आपको धमकाया जा सकता है। तो ये सब जो है वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। मतलब आप अपने घर पर बैठे हैं, अपने ऑफिस में बैठे हैं, फिर भी आप इस क्राइम के शिकार हो जाते हैं ऑनलाइन, तो इसे ही जो है साइबर क्राइम कहा जाता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? साइबर अवेयरनेस की इम्पोर्टेंस क्या है? क्यों हमें जागरूक होना चाहिए? देखिए, जिस व्यक्ति के साथ एक बार वो साइबर क्राइम का शिकार हो जाता है, तो उस स्थिति में बहुत कम चांसेस हैं कि जो अपराधी हैं वो पकड़े जाएं, और उनका जो भी लॉस हुआ है फाइनेंशियली या मेंटली, जो भी उनका लॉस हुआ है वो रिकवर हो पाए। उसके चांसेस बहुत कम है। तो इससे बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? वो है अवेयरनेस। जितना ज़्यादा हम साइबर क्राइम के प्रति अवेयर होंगे, उतना ही हम इससे बच पाएंगे। और बहुत से लोग सोचते हैं कि हम तो आसानी से अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, हम सिक्योर भी हैं, तो हमें अवेयरनेस की क्या ज़रूरत है? तो देखो, आपको ज़रूरत नहीं है, मगर आपके साथ जो आपके घर में आपके माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, या जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, उन्हें भी आपको जागरूक करना है। खुद भी जागरूक होना है और उन्हें भी आपको जागरूक करना है, जिससे कि कम से कम हम इसका शिकार हो पाए। क्योंकि वो बहुत अलग अलग तरीक़ों से जो है वो नॉर्मल जो इंसान है, जो एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है या इंटरनेट का यूज़ करता है, तो उन्हें वो टारगेट कर रहे हैं। तो उन सब को जो है जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा हम जागरूक होंगे, उतने ही हमारे चांसेस कम हो जाएंगे इस साइबर क्राइम का शिकार होने के लिए। तो हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए जो साइबर विक्टिम अगर हो जाए? देखो, सबसे पहले तो आपको जागरूक होना है कि हमारे साथ साइबर क्राइम ना हो, हम इसके शिकार ना हो। मगर इन केस अगर आपके साथ साइबर क्राइम हो जाता है, तब आपको क्या करना है? तो देखो, उसमें फिर सबसे पहला जो काम आपको करना है, 1930 जो साइबर हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पर आपको कॉल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करानी है। उससे क्या होगा, जैसे ही आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड होगी, तो बैंक के पास जो है एक इंटीमेशन जाता है कि इस ट्रांजैक्शन पर जो है साइबर क्राइम हुआ है। इससे रिलेटेड जितने भी बैंक खाते हैं, इन्हें फ्रीज कर दिया जाए। वैसे तो साइबर क्राइम जो करता है वो एकदम से पैसे अपने अकाउंट से निकाल लेता है आपकी कंप्लेंट करने से पहले ही, मगर उसके अकाउंट में एक
ट्रांजैक्शन का फ्लो जो है वो होता रहता है, पैसे कहीं दूसरी जगह से भी आते हैं। तो अगर आप कंप्लेंट कर दोगे तो उसका अकाउंट वो फ्रीज हो जाएगा, उसका डेबिट फ्रीज हो जाएगा, यानी क्रेडिट उसमें आना चालू रहेगा मगर डेबिट फ्रीज हो जाएगा। तो उस केस में जो है चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे कि आपका पैसा मिल जाए, मगर ये तभी होगा जब आप कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे। कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए आपको 1930 पर कॉल करना है, या फिर जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है cybercrime.gov.in, वहाँ से भी जाकर आप जो है अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये है। इसके बाद आप अपना जो भी आपका थाना लगता है उस थाने में जाकर आप रिटन एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। तो ये स्टेप है जो आप कर सकते हैं साइबर क्राइम होने के बाद। अब बात करते हैं इसके टाइप्स कितने हैं, कैसे कैसे ये होता है साइबर क्राइम। देखिए इसके ये अलग अलग ये नए नए टाइप जो है वो निकालते रहते हैं। जैसे बहुत ही एक आजकल आप सुन रहे होंगे डिजिटल अरेस्ट जी। तो डिजिटल अरेस्ट, देखो डिजिटल अरेस्ट वैसे तो कुछ होता नहीं है, फिजिकली ही अरेस्ट किया जाता है, मगर डिजिटली किसी को पुलिस कभी भी अरेस्ट या फ़ोन पर कुछ भी अरेस्ट वारंट जारी नहीं करती है। मगर जो कुछ फ्रॉडस्टर हैं वो पुलिस का एक तरह से रूप धारण करके आपको डराते हैं कि आपके नाम पर जो है कोई कुरियर जा रहा था और उसमें जो है हमें ये इलीगल एक्टिविटी जो है पाई गई है, इसमें ड्रग्स वगैरह ये, तो वो इस तरह से क्या करते हैं, विक्टिम को बिल्कुल डरा देते हैं और उन पर उन्हें ये दिखाते हैं कि आप पर जो है लीगल कार्रवाई होने वाली है। तो वो सब एक जगह बैठकर ही एक उसमें पुलिस बन जाता है, एक उसमें एडवोकेट बन जाता है या कोई बड़ा अधिकारी बन जाता है और डरा धमकाकर जो है वो उनसे एक मोटी रकम वसूल लेते हैं। तो एक टाइप ये है डिजिटल अरेस्ट जो बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसके अलावा भी n नंबर ऑफ टाइप्स हैं जिससे वो फ्रॉड करते हैं। जैसे आपके किसी जानकार की डीपी लगाकर आपसे पैसे मांगे जाते हैं, आपको वो एक QR कोड भेजते हैं कि आप इसे स्कैन कर लें और फिर जो है पैसे आपको दे दिए जाएंगे। तो इस तरह से भी वो जो है आपसे एक इनविटेशन वाला चल रहा है आजकल वो। हाँ, एक और जो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं कि आपको एक इनविटेशन कार्ड आता है। तो इनविटेशन कार्ड में देखो कार्ड जब कोई आपको भेजेगा ऑनलाइन तो उसके दो ही फॉर्मेट होने चाहिए, या तो JPG या PDF। मगर वो क्या करते हैं, एक APK फाइल जो होती है वो जो ऐप्स होती है जो एंड्रॉयड मोबाइल में चलती है वो वाली ऐप होती है, तो वो उस ऐप को एक इनविटेशन कार्ड के रूप में आपके मोबाइल पर भेजते हैं। तो उस पर आपको देख लेना है कि वो APK फाइल तो नहीं है, और जैसे ही आप उस फाइल को ओपन करोगे वो बैकग्राउंड में जो है आपके मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल हो जाएगी और वो जो है आपके मोबाइल को बिल्कुल हैंग कर देगी और कोई भी काम उसमें आप नहीं कर पाओगे और आपका जो है फिर वो जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो डिटेल लेकर जो है आपके अकाउंट को वो खाली कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे तरीक़ों से जो है साइबर फ्रॉडस्टर जो साइबर क्राइम करने की कोशिश वो करते हैं। एक आजकल ये SIR वाले फॉर्म भरे जा रहे हैं तो इसके नाम पर भी लोग बाग ठगी कर रहे हैं। तो वही ये अपने OTP भेजकर तरीके जो है बढ़ाते जा रहे हैं। ये देखते हैं कि ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, तो जो चीज़ ट्रेंडिंग में चलती है फिर ये उसी में एक लूप होल ढूंढकर जो है वो अपने शिकार को ढूंढते हैं। तो तमाम अलग अलग तरीक़ों से जो है ये आपको साइबर शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपको इन सब के बारे में जानकारी करनी है, खुद भी अवेयर होना है और अपने जो आपके रिलेटिव्स हैं उन्हें भी आपको अवेयर करना है, जिससे कि आप उन साइबर क्राइम से बच सकें। तो इससे हमें कैसे सिक्योर रहना है, इसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए जो भी आप अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, सबसे पहले कोई भी अनऑथराइज ऐप या फालतू की ऐप जो है अपने मोबाइल में इंस्टॉल ना करें। जैसे बहुत सारी ऐप जो है वो आपको लालच देती है कैशबैक का और इंस्टेंट आपके अकाउंट में कुछ कैशबैक भी वो दे देती है। तो कुछ भी चीज़ देखो फ्री नहीं है, वो एक बहुत छोटा सा अमाउंट आपको कैशबैक के तौर पर देती है, मगर उसके बदले में वो आपकी मोबाइल से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ले लेती है। तो कोई भी ऐसी फालतू की ऐप जो है इंस्टॉल ना करें, डुप्लीकेट ऐप से बचें और अपनी जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो किसी से भी अनजान व्यक्ति से शेयर ना करें।
जैसे कि OTP हुआ या कोई पासवर्ड हुआ, और जो भी आपके पास कहीं से कोई कॉल आती है कि हम इस बैंक से बोल रहे हैं या इस संस्थान से बोल रहे हैं, ये आपकी KYC नहीं हुई है, तो पहले उसे समझें और कोशिश करें कि बैंक जाकर ही अपनी KYC या जो भी काम आप कराना चाह रहे हैं वो फिज़िकल जाकर करें। ज़्यादा ऑनलाइन के चक्कर में ही जो है ये साइबर क्राइम इतना बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, और जितनी भी साइबर क्राइम से रिलेटेड न्यूज़ हैं वो आपको देखनी है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, और साइबर क्राइम को जानना है और उससे आपको बचना है। जी, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को हम कैसे मैनेज करें जिससे हम इस चक्कर में ना फंसें, किसी फ्रॉड में ना फंसें? देखिए, जो भी आप क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग अगर आप यूज़ करते हैं तो उन्हें आप सिक्योर रखें। जैसे मैं क्रेडिट कार्ड जैसे यूज़ करता हूं, तो मैं बहुत सालों से जो है यूज़ करता आ रहा हूं, तो मैं अपनी सारी जो भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मेरी ट्रांजैक्शंस हैं मैं उन्हें ऑफ रखता हूं, जिससे कि चाहकर भी कोई मैं भी उससे जो है बिना ऑन किए अपनी कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। तो कोई दूसरा तो क्या ही करेगा उसमें, तो मैं उन्हें ऑफ रखता हूं, और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसे फिर एक्टिवेट करके अपनी ट्रांजैक्शन कर लेता हूं और फिर दोबारा से उसे ऑफ़ कर देता हूं। तो इस तरह से आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। और जो भी मेरी ऐप है नेट बैंकिंग की, उसमें मैंने एक सिक्योर पासवर्ड जो है बनाया हुआ है, उसी से मैं उसे ओपन करता हूं, और कोई भी एक्स्ट्रा जो ऐप है मैं अपने मोबाइल में नहीं रखता हूं, या कोई भी जो कैशबैक का लालच देती है ऐसी ऐप मैं नहीं रखता हूं। जो भी ट्रस्टेड ऐप है और प्ले स्टोर से ही डाउनलोड होती हैं वहां से करके तभी मैं उसका यूज़ करता हूं। जैसे बहुत सारी शेयर मार्केट की जो है ये ट्रेडिंग की भी ऐप्स देते हैं, हाँ टिप्स देते हैं, या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर भी आपको टिप्स मिल जाएगी, तो वो उन सब से आपको बचना है। और ये सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे जीमेल, ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब पर भी बहुत मतलब हैकिंग के मामले सामने आ रहे हैं। तो इसमें भी देखो सारी चीज़ें उसी एक चीज़ से रिलेटेड है। आपको अब जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं उसको आपको सिक्योर रखना है। प्रॉपर एंटीवायरस आप ले सकते हैं। पेड जो एंटीवायरस है उससे आप अपनी डिवाइस को सिक्योर कर सकते हैं, और जो अनऑथोराइज चीज़ें हैं वो अपने मोबाइल में एंटर ना करने दें। जैसे कोई मेल भी अगर आती है, फिशिंग की कोई मेल आती है, तो उसे आप ओपन ना करें, और उसे ओपन करने से पहले ही आप डिलीट कर दें। जैसे बहुत सारी लॉटरी की मेल आती है या किसी अमाउंट के रिफंड की आपको मेल आती है, तो वो सब आपको कुछ भी नहीं करनी है। मान लीजिए जैसे अभी आपने बताया APK वाली बात, APK आया और हमने इंस्टॉल कर लिया और फ़ोन हमारा हैक हो गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में जो है आपको अपने फ़ोन को जो है रीसेट करना है, पूरा फैक्ट्री रीसेट आपको करना है जितनी जल्द से जल्द हो सके। या जैसे आप किसी शॉप पे जाकर अपने मोबाइल की फ्लैशिंग भी आप करा सकते हैं, जिससे वो सॉफ्टवेयर आपका हट जाए। जो वो एक इलीगल सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में आ गया है, तो वो आपको अपने फ़ोन को आप रीसेट करें, फैक्ट्री डेटा रीसेट, या फिर आप फ्लैश करा के उसे हटा सकते हैं। पहले तो कोशिश यही करें कि इस तरह की कोई भी जो इन्विटेशन APK है वो आपको इंस्टॉल नहीं करना है। तो चलिए दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना कीमती समय निकाला, यहाँ आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को फॉलो करें, वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और साइबर अवेयरनेस से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ।